हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आपके पेपर्स में एग्जाम पेपर्स में पूछा जा सकता है। इसलिए भी हम थोड़ा इसका सिर्फ हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा सेमेस्टर का जो सिलेबस है उसमें केवल एक ही टॉपिक है, वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। बट अगर आप इसकी हेडिंग्स भी पढ़ लेंगे, एक बार इसके पॉइंट्स पढ़ लेंगे, उन्हें याद रखेंगे, तो आपको पेपर में लिखने में कोई आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको हेडिंग्स याद है तो आप उसके अंदर का खुद भी बनाकर लिख सकते हैं। क्योंकि लाइक एलएलबी के बच्चे, बीएलएलबी बच्चे, इनको इतना तो खुद पे बिलीव होना ही चाहिए कि वो अगर हेडिंग पता लग जाए तो अंदर का खुद ही लिख लेते हैं। तो एक बार हम देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या क्या हैं, फिर हम इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला पॉइंट है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। वो तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे ज़्यादा लंबा है, लाइक ऑल द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। जितने भी लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पूरे वर्ल्ड में, उसमें जो लेंथीएस्ट है वो हमारा ही कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हमारी जो गवर्नमेंट है उसमें पार्लियामेंट की फॉर्म चलती है। यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी है। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लाइक नेशनल इमरजेंसीज या कुछ भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि वो एकदम फिक्स है, कि वो एकदम एब्सोल्यूट है, कि वो बिल्कुल चेंज हो ही नहीं सकता है। देन फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसे हम बोलते हैं डीपीएसपी शॉर्ट फॉर्म में। A federation with a strong centralizing tendency, then adult suffrage and independent judiciary, a secular state। secular state का मतलब होता है कि हमारे जो कंट्री इंडिया है उसमें कोई एक ही रिलीजियस को हमने नेशनल रिलीजन नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो भी व्यक्ति है अलग अलग धर्म अपने अकॉर्डिंग फॉलो कर सकता है। देन सिंगल सिटीजनशिप एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे इस सेमेस्टर का लास्ट टॉपिक होगा। फंडामेंटल ड्यूटीज़ ये 51A में बताया गया है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं। इसमें टोटल 11 पॉइंट्स हैं। इन्हें आप अच्छे से एक बार याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार पढ़ भी लिए तो इसमें आपको ईजी हो जाएगा लिखने में एग्जाम को। इसके बाद हम पढ़ते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे सेमेस्टर के सिलेबस में पूछा गया है। Parliamentary form of government. The Constitution of India establishes a parliamentary form of government both at the center and the states. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो एक पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाता है दोनों लेवल्स पर, सेंटर एंड स्टेट। इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, उसमें स्टेट और सेंटर में डिवाइड कर रखी हैं पावर्स को। इन दिस रिस्पेक्ट द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव फॉलोड द ब्रिटिश मॉडल इन टोटो। मतलब इस मामले में, मतलब आप कह सकते हैं इस पार्ट को लेकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे उन्होंने ब्रिटिश मॉडल को फॉलो किया है टोटो के। देन द एसेंस ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इज इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट्री जो फॉर्म होती है गवर्नमेंट की, उसकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो अपनी पावर्स को, लाइक उसने जो भी काम किया है वो लेजिस्लेचर को बताता है। द प्रेजिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन होता है? प्रेजिडेंट। द रियल एग्जीक्यूटिव पावर इज वेस्टेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुज हेड इज द प्राइम मिनिस्टर। जो मतलब रियल जो पावर्स होती हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे होती है, जिसका जो हेड होता है वो कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। द पावर्स ऑफ द लोअर हाउस मतलब लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज नॉर्मली फॉर 5 years। ये हम सब जानते हैं कि हमारे देश में 18 साल से जो भी ऊपर का जो अडल्ट है वो वोट देने के लिए लाइबल हो जाता है। तो जो हमारे लोअर हाउस होता है, मतलब जो लोकसभा होता है, उसमें जो पर्सन्स इलेक्टेड होकर आते हैं वो हमारे ही बीच के होते हैं, जो हम वोट करके उन्हें आगे तक पहुंचाते हैं। अडल्ट फ्रेंचाइजी होती है हमारी कंट्री की, वो उसमें वोट करते हैं। और जो पर्सन बनता है वो 5 years के लिए बनता है। द पोजिशन इज सेम इन द स्टेट्स। दिस गवर्नमेंट इज therefore called a responsible government। इसलिए इस गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है? एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोला जाता है। Parliamentary versus presidential system. For the last 2 decades, a debate has been going on in the country whether the present parliamentary system should be continued or should be replaced with the presidential system, under which the president elected directly by the people for a fixed term will function as the nation's executive। जो लास्ट 2 decades हैं उसमें एक डिबेट चल रही है कि जो हमारी कंट्री का जो सिस्टम है, जो प्रेजेंट पार्लियामेंट्री सिस्टम है, या तो वो ही कंटिन्यू रहा जाए या उसे रिप्लेस कर दिया जाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम से।
तो ये एक बड़ी डिबेट का कारण बन चुका है हमारी कंट्री में। अनहैम्पर्ड बाय द लेजिस्लेचर इन टेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। इसमें पहले देख लेते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा तो क्या क्या हुआ। द चीफ एग्जीक्यूटिव इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम सेक्शनल एंड पार्टी डिस्प्यूट्स। जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होगा वो फ्री होगा, मतलब उसके पास कोई बर्डन नहीं होगा कि वो सेक्शनल और पार्टी डिस्प्यूट्स में उलझे। His term is fixed and thus it ensures stability of the government and president can devote his time for development of the country. जो उसका टाइम होगा वो डेवलपमेंट में लाइक इन्वॉल्व कर पाएगा खुद को, अगर और उसकी जो गवर्नमेंट होगी वो भी फिक्स टाइम के लिए होगी। जनरली जो गवर्नमेंट्स होती हैं, पार्लियामेंट गवर्नमेंट्स, अगर उसमें कुछ ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो जाते हैं या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती हैं तो वो एक बार को गिर भी सकती है, मतलब वो स्टेबल नहीं होती है बिल्कुल। He is free to choose his team of ministers from the best talent available within the country. वो बिल्कुल भी किसी भी बर्डन में नहीं होता है, वो एकदम फ्री होता है कि वो अपने मिनिस्टर्स की टीम खुद चूज़ कर सकता है, बेस्ट टैलेंट जो भी होगा कंट्री में उससे। His choice is not restricted to elected representatives as in the case in parliamentary system. It discourages the disease of defections and maintains discipline among the members of a political party. इसके बाद देख लेते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। इसमें क्या क्या है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। इसमें अभी हमने पहले पढ़ा है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। द गवर्नमेंट इज सब्जेक्टेड टू सिक्योरिटी इन द लेजिस्लेचर एज रिगार्ड्स इट्स अचीवमेंट्स एंड फेलियर। जो गवर्नमेंट होती है वो सब्जेक्ट होती है कि वो लेजिस्लेशन में अपनी अचीवमेंट और फेलियर्स बताए। द मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर को वो अपनी सारा बायोडाटा बताने के लिए लाइक अकाउंटेबल होते हैं। The Prime Minister, who enjoys 2/3 majority in the Parliament, is much more powerful than the President in the United States. जो Prime Minister होता है वो overall ज़्यादा powerful होता है President से। Then there is nothing to prevent the Prime Minister to choose the best talent from outside for his cabinet and get them elected or nominated to either house of Parliament. The disease of defection can be removed by appropriate legislation. The framers of the Constitution preferred द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मेनली फॉर 2 रीजन्स। 2 रीजन्स थे जिसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के फेमस के उन्होंने चूज़ किया कि वो जो लाइक हमारा जो चली आ रही थी पार्लियामेंट्री फॉर्म उसे ही डेवलप करे आगे। द सिस्टम वॉज ऑलरेडी इन एक्सिस्टेंस इन इंडिया एंड द पीपल वर वेल अक्वाइंटेड विद इट। जो हमारा जो लाइक इंडिया में यही फॉर्म चलती आ रही थी तो इसलिए जो उन्होंने सोचा कि यही सही रहेगा आगे के लिए भी। इट प्रोवाइड्स फॉर अकाउंटेबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स टू द लेजिस्लेचर। और ये प्रोवाइड करता है कि जो मिनिस्टर्स हैं वो अकाउंटेबल हो लेजिस्लेचर के प्रति। द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सफर्स द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स। मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है गवर्नमेंट्स की वो थोड़े से ड्रॉबैक्स भी सफ़र करने पड़ते हैं उसको। क्या क्या। मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इविल ऑफ डिफेक्शन, लैक ऑफ कोहेसिवनेस एंड लीडरशिप इन नेशनल पार्टीज, इलिटरेसी ऑफ वोटर्स, ग्रोथ ऑफ रीजनल पार्टीज, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें 6 पॉइंट्स हैं। आपको भी ऐसे डायग्राम्स लाइक बनाने चाहिए अपनी कॉपी में या नोटबुक में। इससे आपका लाइक इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। और ऑफकोर्स जो अगर आप पेपर में भी कॉपी में इसे थोड़े से छोटे छोटे आप डायग्राम्स बनाते हैं तो उससे भी आपके जो नंबर्स आने की चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मैं आपको एक वीडियो भी बनाऊंगी जिससे आपको नंबर अच्छे लाइक सिक्योर करने में हेल्पफुल होगा। देखते हैं। मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अ नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फॉलन ड्यू टू मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। Because of this, it is not possible to have a strong opposition in the legislatures, which influences the decisions of the government in various forms and exercises control over it. देखिए ये जो लैंग्वेज है ये बहुत ईजी है, इस वजह से मैं आपको इसका हिंदी नहीं बता रही हूँ। जो मुझे खुद को लगता है कि हाँ ये हार्ड है तो मैं उसकी हिंदी बता देती हूँ। बट ये जो लैंग्वेज है क्योंकि ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसकी हिंदी बतानी होगी। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप एक कमेंट कर सकते हैं। मैं ऑफकोर्स इनकी सबकी हिंदी बताने के लिए तैयार हूँ। लेकिन लाइक देखिए, अ नंबर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैव फॉलन ड्यू टू द मल्टीप्लिसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब गिर जाती हैं कभी कभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये सिंपल ही सेंटेंस है। फिर सेकेंड पॉइंट है इविल ऑफ डिफेक्शन। टू क्योर दिस इविल, पार्लियामेंट इनेक्टेड द 52nd अमेंडमेंट इन 1985 एंड एडेड द 10th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इस क्योर से भी जो मतलब एक टाइप से ही अभिशाप ही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए।
तो इससे डील करने के लिए 52nd अमेंडमेंट निकाला गया था 1985 में, और उसमें 10th शेड्यूल ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, विच प्रोवाइड्स दैट इफ़ अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव पार्टी वॉलंटरी लीव्स हिज पार्टी, अगर जो मेंबर है एक लेजिस्लेटिव पार्टी का वो अपनी इच्छा से पार्टी को छोड़ देता है, या वोट्स अगेंस्ट द विप ऑफ द पार्टी, या वोट अगेंस्ट में कर देता है पार्टी के, और नॉमिनेटेड मेंबर ज्वाइंस अदर पार्टी विद इन 6 months ऑफ इलेक्शन, ही विल लॉस हिज मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेशन। अगर वो कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेता है 6 months के अंदर ही, तो वो अपनी जो मेंबरशिप है लेजिस्लेशन की वो लॉस कर देगा, मतलब वो खो देता है। But one of the exceptions of the above rule is that if 1/3 of the members goes out of the parties, it will be called a split and not defection, and the separated group will be new entity. बट इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि अगर 1/3 मेंबर्स होंगे पार्टी के, वो छोड़ देते हैं, तो वो अपनी एक नई पार्टी भी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कोहेसिवनेस एंड लीडरशिप इन नेशनल पार्टीज। लैक ऑफ कोहेसिवनेस एंड बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स विद इन द पार्टी हैव वीकन द अथॉरिटी ऑफ द लीडर ऑफ द पार्टी हु बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। जो एक पार्टी होती है उसमें अलग अलग कंट्री अलग अलग स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें जो मेंबर्स का बिहेवियर होता है वो कभी कभी प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। इट हैज़ बीन seen that Prime Minister has to devote much of his time in solving party disputes and little time is left to look after nation's work। ये देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर का जो आधे से ज़्यादा टाइम होता है वो तो पार्टी डिस्प्यूट्स में ही चला जाता है, और नेशंस के जो नेशनल जो वर्क होते हैं उसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू सेटिस्फाई डिफरेंट सेक्शंस एंड ग्रुप्स अमंग हिज पार्टी बाय गिविंग देम मिनिस्ट्रियल पोस्ट। प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फाई करना होता है लोगों को, डिफरेंट सेक्शंस के, ग्रुप्स के, तो इसलिए उन्हें मिनिस्ट्रियल जो सीट्स होती हैं वो उन्हें देनी होती है। इलिटरेसी ऑफ वोटर्स, नेशनल इशू वर्सेस लोकल इशू। अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अवर इलेक्टोरेट is illiterate and politically immature, and in exercising his right of franchise is swayed away on the basis of caste, religion and money etc. जो हमारी जो वास्ट मेजॉरिटी है, मतलब जो अधिकता है हमारी कंट्री में, वो जो हमारे यहाँ के वोटर्स हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं। नेशनल इशूज आर नॉट कंसिडर्ड एट ऑल बाय द इलेक्टोरेट्स। Growth of regional parties, the growth of local and regional parties arousing parochial and provincial feelings have also weakened the functioning of the parliamentary system। मतलब जो ग्रोथ बढ़ जाती है ये भी एक पार्लियामेंट्री फॉर्म को नहीं उभरने देता है। These regional parties are demanding more autonomy for the states and thus threaten the unity and integrity of the nation। Criminalization of politics, almost all political parties have connections with non-criminals। Some political parties have given tickets to non-criminal। These criminals resort to both capturing and bogus voting। bogus voting होती है मतलब फेक वोटिंग कराना। ये आप अपने पेपर में कंक्लूजन में लिख सकते हैं। Thus, in the light of the experience of functioning of parliamentary form of government during the last 2 decades, it may be submitted that the present system has not been working successfully and therefore it should be replaced with the presidential form। तो इसलिए कहा जा सकता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो थोड़ा 2 डिकेड से थोड़ा अनसक्सेसफुल हो रही है, तो इसलिए जो इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म से रिप्लेस कर देना चाहिए। An executive head directly elected by the people for a fixed term will be free from all these restraints and will be able to provide political stability, thereby helping the nation towards fast economic development। जो एक एग्जीक्यूटिव होगा वो सीधा पीपल के द्वारा पीपल ऑफ इंडिया के द्वारा चूज़ किया जाएगा, और वो तब इन सब रेस्ट्रेंट से फ्री होगा, उसे कोई पार्टी डिस्प्यूट्स की चिंता नहीं होगी और वो अपना टाइम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में लगा सकता है। तो ये आज की वीडियो हुई, इसमें हमने पढ़ा सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है, इसमें 11 पॉइंट्स थे, एंड देन हमने पढ़ा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आज की इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई बिलीव कि आपको मेरी इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू आपने वीडियो देखी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।